बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसाने का उन्वान है मजज़ूब। ऐसी सर्दी तो कभी देखने सुनने में भी ना आई थी, हड्डियों को चीरती हुई जैसे रूह को काट रही हो, तेज़ दंदानों वाली यारी जैसी जिससे बड़े बड़े दरख्त लम्हों में ज़मीन चाट रहे होते हैं। उसे लग रहा था जैसे आज वो भी इसी तरह सर्दी की यारी से कट रहा हो और चुंगी तक पहुँचते पहुँचते चाहे वो भी दरख्तों की तरह धड़ाम से ज़मीन पर आ रहे। बस्ती से बाहर निकलते ही नहर और पार के एंगल से आती हुई सर्दी और पार के जंगल से आती हुई हवाओं ने सर्दी और धुंध में इतना इजाफा कर दिया था कि उसे नहर के साथ सड़क भी दिखाई न दे रही थी। नहर का पुल पार करके सड़क के साथ ही 10 कदम पर चुंगी थी और चुंगी से आगे रेल की पटड़ी और पटरी से आगे मीलों मील तक फैला हुआ जंगल। चुंगी तक पहुंचते पहुंचते उसके दांत बजने लग गए थे। गर्म चादर से चेहरा छुपाने के बावजूद उसे अपने हाथ पांव और चेहरा बर्फ के बने हुए मालूम होने लगे थे। चुंगी के बरामदे से जब वो जंगले तक पहुंचा तो पता चला कि आज फिर वो अकेला ही डूबेगा। जेल की सलाखों जैसे दरवाजे पर ताला था, मगर कोने में अंगीठी के अंदर कुछ आग अभी सुलग रही थी और पास थोड़ी सी लकड़ियां थीं। लेकिन बरामदा खासा गर्म था, लेकिन सारी रात गुजारने के लिए ये लकड़ियां बहुत कम थीं। उसने एक टॉर्च निकाल कर तमाम कोनों को देखा, लेकिन सब खाली थे। अब लकड़ियों के पुल का एक ही रास्ता था, चुंगी के पीछे रेलवे लाइन के साथ झाड़ियों में छुपाए हुए लकड़ी के गट्ठे जो पिछली सुबह उन्होंने बस्ती की औरतों से उतरवा लिए थे। जहन्नुम की आग से ज़्यादा शदीद लगती हुई सर्दी में उन लकड़ियों के अलावा कोई चारा न था। ठिठरता वो रेलवे लाइन के पास था जब उसका पाँव किसी इंसानी वजूद से टकराया और वो गिरते गिरते बचा। पहला ख्याल उसके ज़हन में ये आया था कि शायद कोई चलती ट्रेन में से बाहर गिर गया हो। टॉर्च की रोशनी उस वजूद पर डालते ही उसके जिस्म में सनसनी और खौफ की लहरें दौड़ने लग गई थीं और इतनी सर्दी होने के बावजूद अपने माथे पर पसीने के कतरे महसूस हुए। ये तो बस्ती की सबसे पुरस्कार शख्सियत थी। हमेशा मलेशिया रंग के मोटे खुरदरे कुर्ते और वैसी ही तहबंद में सर्दी हो या गर्मी हमेशा नंगे पांव चूंटी की चाल चलने वाला बूढ़ा मजजूब, जिसे सब बाबा कीड़ा के नाम से जानते और बुलाते थे। सिपाही ने खौफ पर काबू पाया और इस पुरस्कार लेकिन सबके महबूब और सबसे मोहब्बत करने वाले मजजूब पर छुप गया। वो इस दुनिया में नहीं रहा था। नब्ज, धड़कन और खून की गर्दिश सब कुछ थम चुका था और वो सर्दी में बर्फ के ब्लॉक की तरह ठंडा यख था। अपनी चादर कंधे से उतार लाश पे डाल के और लकड़ियां जल्दी से उठाकर वो वापस आया और अपने साथी का इंतज़ार और शिद्दत से करने लगा, जो अब सुबह होने से पहले आने का न था। अंगीठी के गिर्द बैठे बैठे जाने कब उसे नींद आ गई और आंख खुली तो सुबह की ड्यूटी वाला सिपाही कोने में अंगीठी के अंदर आग को कुरेद रहा था। रात के बरक सुबह साफ हो रही थी और धुंध में लिपटी बस्ती एक ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रही थी। मशरिक की तरफ होता उजाला बता रहा था कि सूरज कुछ लम्हों में निकल आएगा। दूसरे सिपाही को अंगीठी कुरेदते और खुश्क लकड़ियां डाल के फूंके मारते देख के उसे रात का सारा वाक़या याद आ गया और वो जल्द से उठ बैठा। बात सुन यार शफी, दूसरे सिपाही ने जवाब तलब नज़रों से देकर फिर आग को भड़काना जारी रखा। यार, अपना कीड़ा रात चल बसा। रात के सिपाही की आवाज़ भर्राई हुई थी, शायद मौत की खबर देने की वजह से या शायद नींद से अचानक बेदारी के बायस। सुबह के सिपाही को तो जैसे डंक लग गया हो। फटी हुई आंखों से वो रात वाले को देख रहा था। कीड़ा तो उसका रिश्तेदार भी था और यार भी था। आ तुझे दिखाऊं। रेलवे लाइन के पास मरा पड़ा था। दोनों हल्की धुंध में डूबी झाड़ियों से बचते जब रेलवे लाइन के पास पहुंचे तो उन्हें चादर नजर आई, लेकिन उसके नीचे लाश न थी। जिस पर रात के सिपाही ने चादर डाली थी। वो फटी फटी आंखों से ज़मीन को देख रहा था जब पीछे से उन्हें आहट सुनाई दी। बाबा कीड़ा अपनी चूंटी जैसी मखसूस चाल में उनसे 4 कदम दूर रेंगता हुआ चला आ रहा था। रात का सिपाही बुतना खड़ा था और ज़ुबान पर जैसे ताला लग गया हो। उसे यकीन आ रहा था उसने तो रात हर तरह से देखा था और बाबा किसी तरह भी जिंदा न था।
और अब वो उसके सामने जिंदा लाश के माने खड़ा था। वो मजजूब जीता जागता इंसानी वजूद तो वैसे भी कभी नहीं लगा था। संभलाया हुआ, बेरूप, चीचक के दागों से भरा चेहरा और आंखें बहुत अंदर धंसी हुई और पुतलियां सुकड़कर नुक्तों की सूरत में, और इन्हीं आंखों में सांप जैसी चमक आई और होंठों पर एक पुरस्कार शरीर मुस्कुराहट। जब सिपाही शफी ने पूछा कि बाबा, ये तो कहता है कि तू रात मर गया था। बाबा उस चींटी की तरह जिसका रास्ता रोक लिया गया हो, पास से रास्ता काटता हुआ बोला, मैं परवाज पर गया हुआ था। रात का सिपाही अभी तक बुत बना हुआ था और शफी के चेहरे पर निर्वाण की रोशनी थी। बाबा कीड़ा जाने किस लम्हे पलक झपकते में सड़क पार पहुंच चुका था और नहर के साथ साथ पुल की तरफ बढ़ रहा था। लोगों में बहुत कहानियां मशहूर थीं और अब उसे उन पर कुछ यकीन आने लगा था। लोग कहते थे कि बाबे कीड़े का आधा जिस्म कट के जंगल की तरफ और आधा पटड़ी के दूसरी तरफ शहर की समत खड़ा होता है। कभी उसके बाजू और टांगें झाड़ियों के साथ लटकी होती थीं और जिस्म पटड़ी के दरमियान में। लेकिन रात वाले सिपाही को बातों पर कभी यकीन न आया था और अब भी उसका दिल मान नहीं रहा था। लेकिन वो खुद रात को उसे मरा हुआ देख चुका था। बस्ती की गलियों में सूरज के साथ ही बाबा कीड़ा भी तुलू होता था, लेकिन सूरज मशरिक से और बाबा कीड़ा मगरिब की तरफ से। सूरज सफ़ेद लिबास में और मजजूब स्याह मलेशिया कपड़ों में। शीशम के दरख्तों के नीचे घास फून से बने चाय खाने की लकड़ी वाली बेंचों पर चाय की प्याली उसका नाश्ता था और चाय ही वाहिद खुराक थी जिस पर वो जिंदा था। वो किसी कदीम नस्ल का बाशिंदा लगता था और एक जिंदा लाश की तरह चूंटी की चाल चलता वो गलियों गलियों गुजरता दिखाई देता। बच्चे उसके पीछे भागते और सवाल जवाब करते, नौजवान उससे रोककर पूछते और वो पलक झपकते में कुछ कह के उन्हें कहके लगाता छोड़ तलमी मुस्कुराहट लबों पर सजाए और सांप जैसी चमक आंखों में लिए आगे बढ़ता जाता। हर उम्र के गिरोह वाले उससे अपने अपने सवाल करते और वो उनके मुताबिक इतनी तेज़ी से जवाब देता कि बस समझने वाले ही समझते और बाकी रहे नादान। और समझने वालों को भी मजजूब के जवाब की समझ रोज़ रोज़ पूछने पर ही आई थी और आपस में एक दूसरे से तस्दीक करवा के बाबे ने आखिरी लफ्ज़ क्या कहा था, या पहले यही कहा था ना, और दरमियान वाला लफ्ज़ वो नहीं ये है। बस्ती में सबसे पहले एक दूसरे के पीछे भागते छोटे छोटे बच्चे बाबे को रोकते और कहते, बाबा बाबा तू कौन? बाबा कहता, मैं मंजीदी दौन, मैं चारपाई की पाइंती। बच्चे खी खी खू खू करते फिर एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते। बाबा कीड़ा एक पाँव के अंगूठे से दूसरे पाँव की एड़ी मिला के कदम कदम चूंटी की तरह रेंगता आगे बढ़ जाता। इसी कीड़े मकोड़ों जैसी चाल की वजह से सब उसे बाबा कीड़ा कहते थे। बाबा 10 कदम ऐसे चलता और उन्हीं कदमों पर 5 वापिस पलट के दाएं हाथ दीवार के साथ बैठकर पेशाब करता और फिर उठ के 10 कदम आगे जाता और पीछे मुड़े बगैर 5 कदम पीछे आता और फिर पेशाब करने बैठ जाता। यह मश्क गली के आखिर तक ऐसे ही चलती थी और गली में हर उम्र के लोग होते थे और हर तरह के सवाल और मजजूब के हर किस्म के जवाब। गली में दरख्तों के नीचे एड़ी से गड़े बनाकर गोलियां कंचे खेलते हुए लड़के भागे आते और कहते, बाबा बाबा जनते कौन? बाबा मुस्कुराता और कहता, मैं आशिक, पर जनते नहीं आशिक। बच्चे वापस भाग जाते और बाबा आगे बढ़ जाता। बड़ी उम्र के लोग बताते हैं कि जन्नते या जन्नत बीबी के इश्क में बाबा मजजूब हो गया है। जन्नत बीबी कौन थी और वो आशिक क्यों नहीं थी, जानने वाले जानते थे पर बताते नहीं थे। वो जिंदा थी और बस्ती की इन्हीं गलियों में से किसी एक घर की मालिकन थी, लेकिन उम्र के उस दौर में जहां बस्ती वाले किसी को भी नाम से नहीं बुलाते थे। कोई दादी थी तो कोई नानी, और कोई कुछ नहीं थी तो अम्मा थी। बेरी के घर वाली अम्मा, तंदूर वाली अम्मा, पीली कुट वाली अम्मा और कोई और अम्मा। और इन्हीं अम्माओं में से कोई एक जन्नत बीबी थी जो आशिक नहीं थी और बाबा जिस पर आशिक था। सबसे छोटे बच्चे जिनके खेल चोर सिपाही, पकड़न पकड़ाई या आंख मचोली होते थे, वो बाबा बाबा तू कौन से आगे सवाल ना करते थे, और जो करता था वो अपने से बड़ी उम्र के गिरोह में शामिल होकर। और अगर बाबे को कोई भी कम उम्र का लगता तो सवाल का जवाब नहीं मिलता था, और जब कोई बच्चा इससे अगला सवाल करता तो वो अपनी उम्र के गिरोह से भी निकल जाता था। हर उम्र की अपनी हिस्से मज़ा होती है
چھوٹی عمر کے بچوں کو صرف میں منجیدی دون ہی اتنا لطف دیتا کہ وہ ہنستے ہنستے اس پر پہروں بلکہ دنوں تک کہہ کے لگا سکتے تھے۔